नमस्कार। संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, संस्कृति आईएएस के द्वारा एक यूनिक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है जीएस प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन आंसर डिस्कशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत अध्यापक द्वारा विगत वर्षों के प्रश्न और साथ में कुछ अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की जाती है और प्रश्नों की चर्चा करते दौरान या चर्चा करते समय अध्यापक उस टॉपिक का एक क्विक रिवीजन भी करा देता है। मैंने पिछले वीडियो में इकोनॉमी के बैंकिंग से संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा की थी और साथ में मैंने ये भी कहा था कि उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज उसी सीरीज़ के अंतर्गत बैंकिंग से संबंधित, मनी एवं बैंकिंग से संबंधित कुछ और प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। आज हम देखते हैं उन प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना था। हम साथ साथ उस प्रश्न से संबंधित टॉपिक का एक संक्षिप्त विवरण भी जानेंगे। और जैसा कि हमने हमेशा इस बारे में बात की है कि इस पूरे प्रोग्राम के द्वारा ना केवल क्वेश्चन हल करने का आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा, बल्कि साथ साथ आपकी टॉपिक का क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तो प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में पूछा है। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार हम क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो यहाँ पर दो चीज़ नोटिस करने की, एक तो नहीं पूछा है और किस में शामिल नहीं है, परिसंपत्ति। यानी इंग्लिश वर्ड देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ ए कमर्शियल बैंक इन इंडिया। अब जैसा मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि हमें इसके ऑप्शन नहीं पढ़ने हैं तब तक जब तक हम इस क्वेश्चन के बारे में कुछ अपने दिमाग में रिकॉल ना कर लें, जब तक हमारे कुछ विचार हमें ये ना बता दें कि ये क्वेश्चन किससे संबंधित चल रहा है। तो बैंकों की एसेट के बारे में बात हो रही है और आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा ये कि बैंकों की एसेट कौन सी होती है। देखिए, वाणिज्यिक बैंक के बारे में कहा जाता है कि वाणिज्यिक बैंक या इंग्लिश वर्ड कमर्शियल बैंक एक ऐसी संस्था है जो जनता से जमा स्वीकार करती है और जनता को निवेश के लिए या उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण भी देते हैं। जनता से डिपॉजिट स्वीकार कर रहा है वाणिज्यिक बैंक और आवश्यकता पड़ने पर नागरिकों को ऋण दिया जा रहा है और इस डिपॉजिट और ऋण के बीच में ही वाणिज्यिक बैंक अपने लाभ को अर्जित कर लेता है। कैसे करता है वो? तो वाणिज्यिक बैंक की ये जो प्रक्रिया है, इस डिपॉजिट और लोन में से एक वाणिज्यिक बैंक की लायबिलिटी है, अर्थात देयता या दायित्व है, और दूसरा वाणिज्यिक बैंक की एसेट है। एसेट या परिसंपत्ति के बारे में कहा जाता है कि परिसंपत्ति वे वस्तुएं या दस्तावेज हो सकते हैं जिनके माध्यम से आप आय सृजित कर सकें, जिनसे आपको इनकम होने के चांस हो। एसेट मूलतः 3 प्रकार की होती है। अगर हम परिसंपत्तियों के बारे में बात करें तो एसेट बेसिकली 3 प्रकार की हैं। एक को हम कहते हैं फाइनेंशियल एसेट्स, या हिंदी में बोलें तो वित्तीय परिसंपत्तियाँ। दूसरा बौद्धिक परिसंपत्तियाँ या इंटेलेक्चुअल एसेट्स, और तीसरे का नाम है भौतिक परिसंपत्ति। तो मूलतः एसेट 3 प्रकार की होती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मकान है, वो एक भौतिक परिसंपत्ति है, अर्थात मैं उसको रेंट पर देकर वहाँ से इनकम जनरेट कर सकता हूँ। मेरे पास जो नॉलेज है वो मेरी बौद्धिक परिसंपत्ति है, इससे भी मैं इनकम जनरेट कर सकता हूँ। और तीसरा वित्तीय परिसंपत्ति, जैसे मान लीजिए मेरे पास किसी कंपनी के शेयर हों या मैंने बैंक में एफडी करा ली है, वो मेरी वित्तीय परिसंपत्ति, उस पर भी मुझे लाभ हो सकता है या मुझे आय सृजित करने के अवसर मिल सकते हैं। तो परिसंपत्तियाँ 3 प्रकार की हैं जो आय सृजित कर सकती हैं। अब हम वाणिज्यिक बैंकों के संदर्भ में बात करें तो वाणिज्यिक बैंक जब किसी व्यक्ति को ऋण देते हैं, लोन देते हैं, तो उस पर वो कुछ निश्चित मात्रा में एक ब्याज वसूल लेते हैं जो पूर्व निर्धारित होती है। मान लेते हैं कि लोन दिया और लोन की इंटरेस्ट रेट थी 9%, अर्थात वाणिज्यिक बैंक को 9% की दर से आय मिलेगी, वहाँ पर ब्याज मिलेगा, ब्याज के रूप में आय प्राप्त होगी, आप ऐसा कह सकते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक ऋण से आय प्राप्त कर पा रहा है, अर्थात ये जो ऋण या लोन है ये वाणिज्यिक बैंक की एसेट है। जबकि जो डिपॉजिट जो नागरिकों द्वारा वाणिज्यिक बैंक में डिपॉजिट किया गया है वो वाणिज्यिक बैंक की लायबिलिटी या देयता है, और वो किसी व्यक्ति के लिए, यानी जो ग्राहक जिसने वो जमा किया है उसके लिए वह एसेट है, क्योंकि उस व्यक्ति को बैंक में दिए गए जमा पर भविष्य में ब्याज मिलेगा। तो हमने जो बैंक में जमा किया वो हमारी एसेट है, लेकिन वो बैंक की लायबिलिटी या देयता है। इसी प्रकार जो बैंक ने कस्टमर को लोन दिया
वो बैंक के लिए तो एसेट है क्योंकि बैंक को इनकम जनरेट होगी, लेकिन वो उस ग्राहक के लिए, उस कस्टमर के लिए वो फिर देयता बन जाता है, लायबिलिटी बन जाता है। और अगर हम दोनों बातों को मिला दें तो बैंक अपनी बैलेंस शीट लायबिलिटी और एसेट की फॉर्म में क्रिएट करता है। एक तरफ बैंकों की लायबिलिटीज़ लिखी होती हैं, दूसरी तरफ एसेट्स। और अगर मैं परिभाषा को पूरा बोल दूं कि वाणिज्यिक बैंक वह संस्था है जो अपनी लायबिलिटी को एसेट्स में कन्वर्ट करता है। इसके लिए वह साख सृजन प्रक्रिया का प्रयोग करेगा, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, और साख सृजन के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक लाभ कमाता है, या कहें कि अपनी आय सृजित कर लेता है। तो ये रही वाणिज्यिक बैंक की लायबिलिटी और एसेट के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि वाणिज्यिक बैंकों की कौन सी एसेट नहीं है, एसेट नहीं है, ये क्वेश्चन था। तो ध्यान दें, एसेट कौन सी होगी? वो सारे ऑप्शन एसेट्स में काउंट होंगे जहां से वाणिज्यिक बैंक आय सृजित कर सकते हैं। अब हम वापस उस क्वेश्चन को देखें तो कौन सा एसेट नहीं है? पहला लिखा है अग्रिम, ये इंग्लिश वर्ड देख लेते हैं इसका, एडवांसेस। ये लोन के लिए कहा जाता है, एडवांसेस एंड लोन। तो जो भी लोन दिए हैं बैंक ने वो तो बैंक की एसेट है, तो ये तो एसेट में। जबकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है कौन सा एसेट नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा पूछा डिपॉजिट। अब आप बताइए, डिपॉजिट बैंकों के लिए एसेट थोड़ी है। अभी अभी हमने समझा कि डिपॉजिट बैंक की एसेट नहीं, वो तो बैंक के लिए लायबिलिटी है, वो कस्टमर के लिए एसेट है। तो ये डिपॉजिट बैंक की एसेट नहीं है। अर्थात यही इसका आंसर होगा कि पूछा था कौन सा वाणिज्यिक बैंक की एसेट नहीं है, तो डिपॉजिट एसेट नहीं है। वैसे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कोई एक आंसर बताना था, तो क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाता है कि आपको अब आगे ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आप क्लियर हैं कि डिपॉजिट बैंकों के लिए एसेट ना होकर लायबिलिटी होती है। परंतु अगर आप चाहें कि आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ाना है कि आगे वाले दोनों ऑप्शन भी पता होने चाहिए, तो उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। निवेश, बैंक ने कहीं निवेश किया। आप देखिए, बैंक जो ग्राहक को ऋण देता है वह भी तो एक प्रकार का निवेश ही है। तो जब वो ऋण या वो एडवांस वो बैंक की एसेट है, तो निवेश भी बैंक की एसेट है, क्योंकि निवेश की गई राशि पर बैंक भविष्य में लाभ कमा सकता है। तो जितना भी बैंक ने इन्वेस्टमेंट किया होगा वो भी बैंक की एसेट है। चौथा नाम लिखा है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, या इंग्लिश में देख लेते हैं, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। एक्चुअली होता क्या है कि वाणिज्यिक बैंक परस्पर एक दूसरे से भी धनराशि उधार ले लेते हैं, और जिस मार्केट में वो ट्रेडिंग चलती है या वो लेन देन चलता है उसे शब्द बोलते हैं कॉल मनी मार्केट। आप लोगों ने सुना होगा कॉल मनी मार्केट। ये अल्पकालिक अवधि के लिए वित्तीय संस्थाओं के बीच में लेन देन का एक बाजार है, कॉल मनी मार्केट। अब आप एग्जाम्पल बना लेते हैं मन में कि वाणिज्यिक बैंक ने किसी दूसरे बैंक को, सपोज SBI ने PNB को ऋण दिया है, शॉर्ट नोटिस पर दिया, बहुत कम अवधि के लिए दिया और बहुत कम समय में उसको सूचना मिली कि लोन देना था, और उन्होंने 100 करोड़ का लोन दे दिया। तो चूंकि SBI लोन दे रहा है PNB को, तो SBI के लिए वो एसेट है, वो लायबिलिटी ने वो PNB की लायबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, तो ये बैंकों के लिए एसेट बन जाता है। यहाँ से भी बैंक कुछ ब्याज अर्जित कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं, पूछा था कि कौन सी एसेट नहीं है, तो डिपॉजिट को छोड़ करके बाकी सारी बैंकों की एसेट है। ये 2019 में क्वेश्चन आया था। क्लास में तो हम लायबिलिटीज एसेट को पढ़ते ही हैं, विस्तार से ध्यान से पढ़ते ही हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार जो बार बार हम बात कर रहे थे कि इस पूरे प्रोग्राम के माध्यम से आप लोग क्वेश्चन हल करें, हल करने का तरीका देखें, कैसे कॉन्फिडेंस से आप जवाब दे पाएंगे। और चूंकि हम क्वेश्चन हल करने की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो साथ साथ उससे संबंधित टॉपिक की एक संक्षिप्त जानकारी भी ले लें। यही इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब एक बार। देखें, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2016 में पूछा है। अब क्वेश्चन को देखें दूर से तो ऐसे लगता है पता नहीं कितना भारी भरकम क्वेश्चन लिखा है। यानी मैं कहूँ कि फर्स्ट साइट में देखा जाए, प्रथम दृष्टया तो ऐसे डर सा लग जाता है कि इतने भारी भरकम 3 स्टेटमेंट हैं, फिर नीचे 1 2 2 3 पता नहीं क्या क्या लिखा है। बट मेरा जो तरीका आपको मैंने पहले भी बताया, हम केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले इस क्वेश्चन के बारे में सोच लेंगे, फिर आगे स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करेंगे। तो क्या लिखा है, भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंक यानी पेमेंट बैंक इंग्लिश में लिखा भी है की स्थापना की जा रही है। क्योंकि ये 2016 का क्वेश्चन है तो यहाँ पर लिखा हुआ की जा रही है, आज के संदर्भ में बोलेंगे हम की गई थी। इस दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
तो यानी भुगतान बैंक से संबंधित ये कथन लिखे हुए हैं, कुछ 3 कथन लिखे हैं, मैंने अभी उन कथनों को पढ़ा नहीं है। अब हमारा तरीका कहता है कि हम अपने दिमाग में पहले भुगतान बैंक के कथन रिवाइज कर लें। तो पेमेंट बैंक या भुगतान बैंक हिंदी में, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा कि ये वाणिज्यिक बैंकों से अलग है। सामान्यतः कोई भी बैंक, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि वो जनता से जमा स्वीकार करता है और आवश्यकता होने पर जनता को ऋण देता है, लेकिन पेमेंट बैंक ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते हैं। ये पेमेंट बैंक की कंडीशन है। पेमेंट बैंक ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते, केवल और केवल ये जमा ही स्वीकार कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि आपके पास जो बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया हुआ सेविंग अकाउंट, तो आपको उसके लिए डेबिट कार्ड इश्यू करता है बैंक, ताकि आप एटीएम के सहायता से ट्रांजैक्शन कर सकें। ये जो पेमेंट बैंक है ये भी डेबिट कार्ड इशू कर सकता है, परंतु ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। क्रेडिट कार्ड क्यों इशू नहीं कर सकता? क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी एक प्रकार का ऋण है। तो यहाँ जब ऋण देने का अधिकार इसे नहीं दिया गया है, तो ये बैंक क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर पाएगा। इसको क्रेडिट कार्ड जारी करने का अधिकार नहीं है। भारत में पेमेंट बैंकों की शुरुआत क्यों की गई? ताकि जो माइग्रेटेड लेबर है, जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं अपने किसी रोज़गार प्राप्त करने के लिए, आजीविका के लिए, उनके लिए अकाउंट खुलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो लोग फिर अपने मनी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र नहीं करवाते। तो चूँकि प्रवासी श्रमिक मनी ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं, तो उनका परिवार असंगठित वित्तीय बाजार के चंगुल में फंस जाता है और छोटे छोटे बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए उनको बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और सामान्यतः वो पूरी नहीं हो पाती और भारत में वित्तीय समावेशन हतोत्साहित होता है। तो इस उद्देश्य, इस जो कमी थी, ये समस्या जो थी, इस समस्या को दूर करने, या दूसरे शब्दों में बोलें कि वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए, नागरिकों को लघु बचत खाते खुलवाने के लिए, प्रवासी श्रमिकों के द्वारा धन हस्तांतरण की सुविधा उनको देने के लिए, या और अगर मैं व्यापक शब्द बोलूं तो संसाधनों की गतिशीलता को और अधिक बढ़ाने के लिए आरबीआई ने पेमेंट बैंक की शुरुआत की, लाइसेंस दे दिया गया। पेमेंट बैंक का जब लाइसेंस प्रक्रिया चल रही थी तो उसमें मिनिमम जो ऑथराइज कैपिटल था वो 100 करोड़ रखा गया कि 100 करोड़ की पूंजी होना आवश्यक है। लेकिन कौन सी कंपनियां लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती थी? तो भारत में जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, ऐसी टेलीकॉम कंपनियां जिनके प्रमोटर भारतीय कंपनियां ही या भारत के ही लोग जिनके प्रमोटर हैं, वो कंपनियां अप्लाई कर सकती थी। और यही कारण रहा कि फिर एयरटेल ने भी अप्लाई किया और आज आप देखते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक, आपने सुना होगा नाम। तो इसी प्रकार फिर आइडिया का भी पेमेंट बैंक खुला था, वोडाफोन पेमेंट बैंक, तो लाइसेंस मिला कई कंपनियों को। उसी से संबंधित हमारा क्वेश्चन भी है। तो हम पेमेंट बैंक की एक बेसिक सी जानकारी हमने रिवाइज कर ली कि पेमेंट बैंक क्या करता है। इसमें भी देखेंगे हम, तो जमा में भी 2 प्रकार के जमा होते हैं, मांग जमा और समय जमा, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। तो पेमेंट बैंक को केवल डिमांड डिपॉजिट स्वीकार करने का अधिकार है, ये टाइम डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकता। स्वयं नहीं कर सकता, किसी थर्ड पार्टी की सहायता से करना चाहे तो उसके लिए फिर प्रावधान किए गए, लेकिन पेमेंट बैंक खुद टाइम डिपॉजिट डायरेक्टली स्वीकार नहीं कर सकता। थर्ड पार्टी की हेल्प से वो आजकल उसको ये अधिकार दिए गए हैं। और आपको मैं साथ साथ ये बात भी बता देता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको दिमाग में आ गया होगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी जो इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट है भारत का, भारतीय डाक, उसको भी भुगतान बैंक का लाइसेंस दिया गया है। और इसके बाद वित्तीय समावेशन की गति और तेज़ हो जाएगी। और आज के समय में आप कोविड-19 के इस दौर में देख रहे होंगे, वित्तीय समावेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार जितनी भी कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा कर रही है, उन योजनाओं का लाभ नागरिकों को तभी मिल पाएगा जब वो वित्तीय समावेशन या वित्तीय व्यवस्था से जुड़े होंगे। तो बहुत आवश्यक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वित्तीय समावेशन, उसी से लिंक ये था। अब हम एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, और अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें लगेगा ये आंसर तो पूरा हो ही गया है। देखिए, क्वेश्चन था कि वित्तीय समावेशन के लिए भुगतान बैंक। अब भुगतान बैंक के स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनी और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। बिल्कुल योग्य हैं, क्योंकि हमको याद है कि एयरटेल को लाइसेंस मिला है, तो टेलीकॉम कंपनी तो है एयरटेल। अगर आपको एग्जैक्ट कथन याद नहीं भी आ रहा है तो एग्जाम्पल से याद आ रहा होगा कि एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, इन्होंने अप्लाई किया, लाइसेंस मिल भी गया।
ये पहला कथन सही है। दूसरा चेक करें, भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। अब दोनों नहीं जारी कर सकते क्योंकि मैंने आपको कहा था कि भुगतान बैंक के पास ऋण देने की शक्ति नहीं है, तो ऋण नहीं दे सकता तो क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकता। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा, भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते। अब देखिए, जिसको तीसरा स्टेटमेंट पता है तो उसको दूसरा स्टेटमेंट गलत हो ही नहीं सकता। तीसरे में क्या लिखा है कि लोन नहीं दे सकता, तो लोन नहीं दे सकता स्टेटमेंट ठीक है। जब तीसरा स्टेटमेंट आपको जानकारी है तो दूसरा अपने आप गलत हो गया। जब लोन ही नहीं दे सकता तो कॉन्सेप्ट लगाएं कि लोन ही नहीं दे सकता तो क्रेडिट कार्ड कैसे जारी करेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी एक प्रकार का लोन है। अब हम ढूंढ सकते हैं आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन 1 और 3 वाला कोई नीचे कोट होना चाहिए, होना चाहिए। हम ढूंढेंगे नहीं 1 और 3 का है, होना चाहिए। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि हमने जो पढ़ा, जो सुना, जो दिमाग में विचार आए वो एकदम करेक्ट है। तो बार बार मेरा यही एक उद्देश्य है आपको इस पूरे प्रोग्राम के माध्यम से कि आप जब उस पूरे क्वेश्चन पर दिमाग में ले आते हैं कि क्वेश्चन किस से संबंधित है, कितनी जानकारी आपके दिमाग में रिकॉल कर पा रहे हैं। इससे एक तो अपनी याददाश्त भी आप लोगों ने चेक कर ली कि टॉपिक का रिवीजन तो कॉपी में से या नोट्स में से या बुक्स में से 3-4 बार हो गया, लेकिन याद ही नहीं आ रहा क्या है। इसका मतलब कुछ ना कुछ पढ़ाई में कमी रह गई है। तो जब हम इसको रिवाइज करते हैं तो हमें अपनी याददाश्त भी समझ आती है, कितना हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है ये भी समझ में आ जाता है। फिर स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार स्टेटमेंट पढ़ा उसी में बता देंगे कि सही है या गलत है। तो आंसर 1 और 3 वाला देखिए, तो ये बी ऑप्शन में लिखा हुआ 1 और 3, ये 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। और आगे क्वेश्चन का क्रम चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2016 का ही क्वेश्चन है। लिखा है कोर बैंकिंग समाधान, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। ये वर्ड आप लोगों ने भी सुना होगा, कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस पद का सही वर्णन करता है, करते हैं, और फिर 3 कथन है और कौन सा सही है वो बताना है। तो हम इसको पढ़ने की बजाय पहले हम कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के बारे में दिमाग में लेके आए कि CBS शॉर्ट में बोला जाता है। आपने सुना होगा ना, ये CBS ब्रांच है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का मतलब आप किसी एक बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया, मान लीजिए SBI, और SBI में आपने लखनऊ में SBI की ब्रांच में अकाउंट खुलवा लिया। उसके बाद आप पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गए, और जब आप दिल्ली आए तो आपने देखा कि मुझे अब अकाउंट में से पैसे निकालने हैं। तो आप दिल्ली से उस बैंक में जा कर के या ATM के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर आप अपने ही अकाउंट में और मनी डिपॉजिट करना चाहते हैं, आप दिल्ली की ब्रांच में जाएं तो डिपॉजिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो कहेगा आपके पास पासबुक वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप कर सकते हैं ऐसा। अर्थात बैंक अकाउंट आपने कहीं और खुलवाया था, लेकिन बैंकिंग सुविधाएं आप दूसरे स्थान पर भी प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि इस बैंक की सारी ब्रांच आपस में एक सर्वर के माध्यम से कनेक्ट हैं, जिसे हम कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कहते हैं। ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं किसी भी स्थान पर मिल पाएँ, इसलिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन शुरू किया गया। उनको ऐसी दिक्कत ना आए कि जिस स्थान पर अकाउंट खुलवाया वहीं पर जाना पड़ेगा या वहीं से फिर ये प्रोसेस पूरी होगी। कुछ विशेष सुविधाएं हो सकती हैं, बैंक कहेगा कि आपको ये तो अपनी ही होम ब्रांच में जाना पड़ेगा, वो कुछ विशेष सुविधाओं के लिए होगा, कंडीशन होंगी कि कौन कौन सी सुविधाओं पर ऐसा होगा। अन्यथा जो सामान्यतः डिपॉजिट विड्रॉल जैसी सुविधाएँ हैं वो आप किसी भी ब्रांच से पूरी कर सकते हैं। सामान्य बैंकिंग पूरी हो सकती है, और इसका पर्पज़ भी आप जानते हैं कि जो प्रवासी श्रमिक हैं या जो लोग सामान्यतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर सफ़र करते रहते हैं, उनको वित्तीय लेन देन में कठिनाई ना हो। तो ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का एक ओवरऑल संक्षेप में जानकारी। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब हम जरा पढ़ें उसे कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन समाचारों में देखा जाता है, कौन सा सही वर्णन है। पहला कथन पढ़ें, यह बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे उन्होंने अपना खाता कहीं भी खोल रखा हो। अब देखिए, मैंने अपनी भाषा में ही आपको समझाया था, और आप देखें कि बहुत आसान भाषा में कथन लिखा हुआ है, और इसको पढ़ने के बाद मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि आपने 4 लाइन का कथन है दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। कारण क्या है? कारण ये कि मैंने इसको पढ़ने से पहले अपने दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट ले आया कि होता क्या है। और दूसरा तरीका,
अगर मैं शुरुआत में यहीं से 4 ये लाइन पढ़ लेता पहले कथन की, तो दोबारा पढ़ना पड़ता। क्या लिखा है, ये है बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो, लगता है कि जटिल भाषा है। भाषा जटिल नहीं है, वो थोड़ा सा लेंदी लिखा हुआ है, और लेंदी इसलिए कि उसने पूरा व्याख्या कर दी कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता क्या। अगर हम लोग आपको नोट्स में लिखा रहे होते तो हम भी कुछ ऐसी भाषा लिखाते। अर्थात ये पहला कथन एकदम सही है, क्योंकि हमने पूरे उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लिया मन में, तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सही है। दूसरा करें, यह व्यावसायिक बैंकों पर कंप्यूटरीकरण के माध्यम से आरबीआई का नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास है। नहीं, आरबीआई ने नियंत्रण के लिए ये सब नहीं करवाया। आरबीआई ने बैंकों से कहा जरूर कि आप कोर बैंकिंग सॉल्यूशन अपनाइए, और क्यों अपनाइए, ताकि वित्तीय समावेशन को और बल मिल सके, ग्राहक बैंकों के प्रति और रुचि रखें, बैंकिंग प्रक्रियाओं में भाग लें, और वित्तीय समावेशन बढ़ेगा तो फिर अर्थव्यवस्था को तो लाभ होते ही हैं। तो ये दूसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा कथन देखें कि यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशाल अनर्जक, ये एनपीए के बारे में लिखा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं, विशाल अनर्जक परिसंपत्ति वाले बैंक का अधिग्रहण दूसरे बैंक द्वारा कर लिया जाता है। ये अधिग्रहण करने के लिए नहीं बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की जो सामान्य सी बात है कि एक नागरिक या एक उपभोक्ता अपनी बैंकिंग सुविधाएं किसी दूसरे स्थान पर भी प्राप्त कर पाए, इसके लिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है। और कभी कभी आप बैंक में जाते हैं ना, बैंक एम्प्लॉय बोलता है कि सर्वर नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की ही बात कर रहा होता है। सर्वर कनेक्ट नहीं होता तो उसको आपका अकाउंट नंबर, जो भी सामान्य जानकारी चाहिए अकाउंट से संबंधित, तो उसको विजिबल नहीं होती। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का क्या आंसर होगा, तो पहला स्टेटमेंट सही। तो मेरा जो तरीका है, पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन से संबंधित 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड उसके बारे में सोचा, और मान लेता हूँ मैं 1 मिनट भी लगाया हो तो आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 मिनट पर्याप्त है यदि तब जब आप 100 क्वेश्चन हल करेंगे, लेकिन 100 क्वेश्चन हल तो पूरे होंगे नहीं, इतना तो यूपीएससी पेपर ख़राब नहीं बनाता है ना। तो आपको टाइम पर्याप्त मिलता है, बस उसका तरीका थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। और ये तरीका उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है। अब जो कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा है तो फिर वो वही तरीका अपनाएं कि तीन गलत है, 3 किस में नहीं है ना, तो वो वाला तरीका तब अपनाना चाहिए जब आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्य में शामिल है, यानी 2 कथन लिखे हैं, दोनों वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों से संबंधित होंगे। अब वाणिज्यिक बैंकों के कार्य क्या है, हम अपने दिमाग में क्विक रिवीजन एक बार आ जाता है कि वाणिज्यिक बैंकों के कार्य कौन से हो सकते हैं, और मैं ये चार्ट के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ। वाणिज्यिक बैंकों के कार्य 2 प्रकार के कार्य होते हैं, प्राथमिक कार्य और द्वितीय कार्य। प्राथमिक कार्य में वही जमा स्वीकार करना और ऋण देना, और द्वितीय कार्यों में एक तो बैंक ग्राहक के एजेंट के रूप में काम करता है, अभिकर्ता, हमारा एजेंट है बैंक, और दूसरा कुछ अन्य कार्य। और अगर इनका विस्तार से अध्ययन करें तो जो जमा स्वीकार करने का काम है, इसमें बैंक 2 प्रकार की जमा स्वीकार करता है, और वो 2 प्रकार की जमा कौन सी थी, डिमांड डिपॉजिट और फिर टाइम डिपॉजिट, मांग जमा, समय जमा। फिर उसमें भी डिमांड डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, वो सब आपने पढ़ रखा होगा। ऋण देने में भी यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, कई प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। जो एजेंट के रूप में कार्य हैं, ग्राहक का एजेंट है बैंक, यानी एजेंट के रूप में हमें सुविधाएं दे रहा है बैंक, तो हमसे कुछ ना कुछ उसका शुल्क लेगा। जैसे हम एक अकाउंट से जब दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो अलग अलग बैंकों का अलग अलग शुल्क हो सकता है। इसी प्रकार से बैंक किसी ट्रस्ट का ट्रस्टी भी होता है। ट्रस्ट में जितना भी वित्तीय लेन देन होता है तो उसका कोई केयर टेकर होगा, उसकी बैलेंस शीट को मेंटेन करके रखेगा, प्रबंधन करेगा। तो ट्रस्ट का ट्रस्टी भी बन सकता है बैंक, यद्यपि बैंक उसके लिए कुछ चार्ज लेगा, क्योंकि बैंक वहाँ कोई धार्मिक या धर्मार्थ के उद्देश्य से काम नहीं कर रहा, वाणिज्यिक बैंक है, लाभ के लिए काम करेगा। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के यदि आपको बिलों का भुगतान करना हो, बिजली का बिल, मोबाइल बिल या इंटरनेट का बिल, उन सब का पेमेंट भी आज के समय में आप देखते हैं कि वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा हो सकता है। तो वाणिज्यिक बैंक वहाँ भी हमसे कुछ शुल्क वसूल सकता है। ये डिपेंड करेगा बैंक टू बैंक कि वो कितना शुल्क लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। जो मैंने अन्य कार्य लिखे, बैंक हमें लॉकर की सुविधा देता है, वहाँ भी हमसे शुल्क लेगा।
बैंकों के माध्यम से हम विदेशी विनिमय कर सकते हैं, यानी फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं, इंडियन करेंसी में, इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में। हम गिफ्ट कार्ड बनवा सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के आज के समय में वाणिज्यिक बैंक कार्य कर रहे हैं। और अगर हम नरसिम्हन समिति की भाषा में बात करें तो धीरे धीरे अब भारतीय बैंक यूनिवर्सल बैंकिंग की ओर बढ़ चुके हैं। आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं वाणिज्यिक बैंक की सहायता से, आप शेयर खरीद बिक्री कर सकते हैं वाणिज्यिक बैंक की सहायता से। तो शेयर खरीदने बेचने का कार्य भी एजेंट के रूप में करता है वो। तो ये सारे कार्य दिखाते हैं कि सर्वव्यापी या यूनिवर्सल बैंकिंग को बढ़ावा दिया गया है। और 1991 से पहले और 1991 के बाद जो भारतीय बैंकिंग बदलाव है वो यहीं दिखाई देता है। अब जो क्वेश्चन पूछा था हम वापस उस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखें एक बार। वाणिज्यिक बैंकों के कार्य में कौन से शामिल है? पहला, ग्राहकों की ओर से शेयर और प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। बिल्कुल ठीक है, हम शेयर खरीद बिक्री कर सकते हैं। दूसरा, वसीयतों के लिए निष्पादक या न्यासी के रूप में कार्य करना। जो मैंने बोला था ट्रस्ट का ट्रस्टी है, एक्टिंग एज एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी ऑफ विल्स। कोई व्यक्ति वसीयत बना के दे गया तो बैंक उसे एग्जीक्यूट करवा देगा अगर उसने बैंक को अधिकार दिए हैं तो इस प्रकार हम देखेंगे दोनों कर रहे हैं। सही है, तो आंसर केवल एक और दो, ये सी ऑप्शन, एक और दो दोनों सही है। तो ये यूपीएससी ने 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से तरलता पाश या तरलता जाल लिक्विडिटी ट्रैप का वर्णन करता है। ये अभ्यास प्रश्न है, पूछा नहीं गया। ये अभ्यास प्रश्न मैंने क्यों बनाया, इसका पर्पज है आज के समय में कुछ ऐसी स्थिति चल रही है। अब मैं पहले आपको लिक्विडिटी ट्रैप या तरलता जाल का मतलब समझा देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि वर्तमान स्थिति ऐसी अगर चल रही है तो यूपीएससी में कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को जगह दी जा सकती है, इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, जॉर्ज मेनार्ड कीन्स नाम से एक अर्थशास्त्री थे जिनका दिया हुआ एक कॉन्सेप्ट है। और कीन्स का कहना था कि सामान्यतः तो होता ही है कि मौद्रिक नीति को अगर हम सस्ता करें, सस्ती मौद्रिक नीति का मतलब ब्याज दरों को अगर कम कर दिया जाए, ब्याज दरें घटा देंगे तो बाजार में तरलता बढ़ जाएगी। और तरलता बढ़ाने का यहाँ पर उद्देश्य होता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ को और बढ़ाया जाए, आर्थिक समृद्धि और बढ़ सके। इस उद्देश्य से केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति को सस्ता कर देता है और ब्याज दरों को कम करके तरलता को बढ़ावा दे देता है ताकि ग्रोथ बढ़ा सके। ये सामान्य स्थिति है। लेकिन कीन्स ने यहाँ पर विचार दिया कि कभी कभी ऐसा होता है कि मौद्रिक नीति में ब्याज दरों को कम करने के बाद जब तरलता बढ़ जाती है, तरलता तो बढ़ जाती है परंतु उससे ग्रोथ नहीं बढ़ती है, अर्थात जो मूल उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य है, वो पूरा होता ही नहीं। दूसरे शब्दों में कीन्स का कहना था बाजार में तरलता उपलब्ध होते हुए भी ग्रोथ नहीं बढ़ती, ऐसा हो सकता है। अर्थात और इसको दूसरे शब्दों में बोलें तो मौद्रिक नीति जिस उद्देश्य से सस्ती की गई, ब्याज दरें कम की गई कि ग्रोथ बढ़ेगी, वो मौद्रिक नीति निष्प्रभावी होने लगती है, वो इफेक्ट खत्म हो जाता है मौद्रिक नीति का। केंद्रीय बैंक की नीति वहाँ पर अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को बढ़ाने में सफल नहीं हो पाती, ऐसा विचार कीन्स ने दिया था। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसको समझें। देखिए, कोई भी व्यक्ति निवेश क्यों करता है? सामान्य सा आंसर है, निवेश क्यों करता है? लाभ कमाने के लिए। और जब तक कोई व्यक्ति निवेश नहीं करेगा, निवेशक निवेश नहीं करेगा, तो उत्पादन भी नहीं होगा। पहले निवेश होगा, निवेश के बाद अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो हम कहेंगे जीडीपी की ग्रोथ बढ़ रही है। लेकिन निवेशक तभी निवेश करेगा जब उसको लाभ की संभावना हो। यदि निवेशक को लगता है कि लाभ ही नहीं होगा तो ना वो निवेश करेगा, ना उत्पादन बढ़ेगा और ग्रोथ रेट बहुत धीमी हो जाएगी या बढ़ नहीं पाएगी। निवेशक निवेश करे, इसके लिए निवेशक के पास तरलता या लिक्विडिटी होनी चाहिए, उसके पास लिक्विड अमाउंट होना चाहिए ताकि वो उसको इन्वेस्ट कर पाए। ऐसा हो सकता है कि निवेशक या इन्वेस्टर के पास लिक्विडिटी तो है
परंतु वो निवेश नहीं कर रहा। तो अर्थात सोचिए कब होगा ऐसा। यदि आप निवेशक हों, आपके पास अमाउंट है, पैसा है, आपके पास पूंजी है, लेकिन आप निवेश नहीं कर रहे, अर्थात आपको लगता है अभी लाभ के चांस नहीं है। तो कीन्स का कहना था बाजार में कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है जब निवेशक को ये लगे कि लाभ नहीं होगा या लाभ शून्य हो जाएगा या लाभ बहुत कम हो जाएगा, निवेशक निवेश नहीं करेगा। अर्थात तरलता उपलब्ध होने के बावजूद भी ग्रोथ नहीं बढ़ पाएगी, मौद्रिक नीति का प्रभाव दिखाई नहीं देगा। इस पूरी घटनाक्रम को कीन्स ने तरलता जाल या लिक्विडिटी ट्रैप का नाम दिया। समझ पा रहे हैं आप? अब आप इसको करंट सिचुएशन से जोड़िए तो जल्दी समझ जाएंगे। कोविड-19 का ये समय देखें, आरबीआई लगातार भारत में मौद्रिक नीति की अंतर्गत ब्याज दरों को कम करता जा रहा है। मौद्रिक नीति समिति के द्वारा रेपो रेट को घटाया गया और ब्याज दरें कम क्यों की गई? क्योंकि इस लॉकडाउन की अवधि में विभिन्न आर्थिक इकाइयों के पास तरलता की जो समस्या आ गई है, क्योंकि उनको रेवेन्यू आ नहीं रहा है, तो पैसा कहाँ से लाए इन्वेस्ट करने के लिए, और इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो रोजगार भी नहीं बढ़ेगा और ना फिर ग्रोथ बढ़ेगी। तो आरबीआई मौद्रिक नीति में ब्याज दरों को कम करके उनको तरलता उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है और की भी गई है। आरबीआई ने करीब 8 लाख करोड़ का एक पूरा पैकेज सा बनाया और उसके माध्यम से किया ये। अर्थात आरबीआई ने तो अपना काम कर दिया कि तरलता बढ़ जाए। अब तरलता बढ़ जाए परंतु ग्रोथ अभी भी नहीं बढ़ रही है, या आप कहेंगे कि उतना वो जिस तेजी से आरबीआई ने काम किया वो सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। कारण क्या है? विभिन्न उद्योगपति और निवेशक इस समय क्या सोच रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में लगभग लॉकडाउन है, धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, लेकिन आप कह सकते हो अभी भी जो लोग डरे हुए हैं क्योंकि समस्या अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। तो निवेशक को लगता है कि आज भी निवेश करने के बाद उतना लाभ नहीं होगा जितना सामान्य परिस्थिति में होता है। तो निवेशक को बैंक से लोन सस्ता मिल सकता है, उसको लिक्विडिटी अवेलेबल हो सकती है, लेकिन वो निवेश नहीं कर रहा है, और निवेश नहीं करेगा ना उत्पादन बढ़ेगा, ना उससे कोई रोजगार सृजन होगा, और ना ही फिर ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाएगी जैसा आरबीआई सोच रहा था। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो वर्तमान स्थिति भी कुछ लिक्विडिटी ट्रैप जैसी ही है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। तरलता जाल एक ऐसी स्थिति को दिखाता है कि बाजार में अतिरिक्त तरलता उपलब्ध तो है, लेकिन ग्रोथ को बढ़ाने में उसका कोई योगदान हो नहीं पा रहा या वो प्रभावी नहीं हो पा रही है। उसका कारण होगा निवेशकों को लगता है कि लाभ या ब्याज की दर शून्य है या लाभ ना होने की संभावना। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखें कौन सा तरलता जाल का वर्णन करता है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला, एक विरोधाभासी आर्थिक स्थिति जिसमें ब्याज दरें बहुत अधिक हैं जबकि बचत दर बहुत कम है, जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं द्वारा कम खर्च किया जाता है। नहीं, ब्याज दरें तो कम है, इसमें लिखा है ब्याज दरें बहुत अधिक है। मैंने बताया था ब्याज दरें तो कम है, तो ये गलत हो गया। दूसरा पढ़ें, एक विरोधाभासी आर्थिक स्थिति जिसमें ब्याज दरें बहुत कम है, ठीक है, जबकि बचत की दर अधिक है, ये भी ठीक है, जो मौद्रिक नीति को अप्रभावी बना देती। ब्याज दरें कम है, लोगों के पास बचत भी है, निवेशक के पास पैसा है, बचत किया उसने, लेकिन वो निवेश नहीं कर रहा, इसलिए मौद्रिक नीति अप्रभावी बन गई है, जिससे मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो गई है। तो ये दूसरा कथन सही है। फिर भी बाकी दोनों कथनों को ही पढ़ लेते हैं। एक आर्थिक स्थिति जिसमें बैंकों द्वारा कम ऋण देने के परिणाम स्वरूप अनर्जक परिसंपत्तियां बहुत अधिक हो जाती। नहीं, लोन कम नहीं दे रहा बैंक तो लोन देना चाह रहा है, क्योंकि मौद्रिक नीति सस्ती हुई है तो बैंक के पास पर्याप्त कैश उपलब्ध है लोन देने के लिए, तो उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं। ये स्टेटमेंट भी गलत है। चौथा पढ़े, एक आर्थिक स्थिति जिसमें मुद्रा के मूल्य में भारी कमी के परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति बहुत अधिक है। नहीं, मुद्रा के मूल्य में कमी का यहाँ पर कोई ऐसा कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो तरलता जाल ये दर्शाता है कि मौद्रिक नीति अपना प्रभाव अर्थव्यवस्था में नहीं दिखा पा रही है। मौद्रिक नीति के माध्यम से जो ग्रोथ को बढ़ावा देना था, केंद्रीय बैंक उस उद्देश्य में पूरा नहीं हो पा रहा, पूरा नहीं कर पा रहा उस उद्देश्य को, इसलिए यहाँ पर ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। और चूंकि मैंने पहले ही बताया ये क्वेश्चन बनाने का पर्पज़ कोविड-19 का समय इस वर्तमान स्थिति को भली भांति व्यक्त करता है, और आप देख पाएंगे एग्जाम्पल में मैंने दिया अभी,
तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कॉन्सेप्ट, आप इसको ठीक से अध्ययन करिएगा अगर आपने पढ़ा हुआ नहीं है तो। वैसे मैंने कॉन्सेप्ट साथ साथ समझा ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। तरल, लिक्विडिटी, और 3-4 फिर कथन लिखें। इनको पढ़ेंगे नहीं, सीधा ये कथन पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इन परिसंपत्तियों का तरलता के घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम क्या है। तो जो हमारे समझ में आया क्वेश्चन कि इन चारों को लिक्विडिटी के हिसाब से अरेंज करना, लिक्विडिटी के घटते हुए क्रम में, इंग्लिश में डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको लगाना। अब फिर वही बात कि इनको पढ़ने से पहले हम तरलता को जान लेते हैं। लिक्विडिटी या तरलता बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द है, और आप देख पा रहे होंगे कि अधिकांश प्रश्नों में ये एक मात्र शब्द की तरह ही यूज हो जाता है। हालांकि इस क्वेश्चन में तो पूरा क्वेश्चन ही इसी पर टिका हुआ। तो लिक्विडिटी किसे कहते हैं? किसी भी एसेट को कैश में कन्वर्ट करते समय वो कितनी जल्दी कन्वर्ट होता है और उसमें कितनी हानि होती है, इस आधार पर उसकी लिक्विडिटी डिसाइड होती है। कम से कम समय में और न्यूनतम हानि के द्वारा यदि किसी एसेट को हम कैश में कन्वर्ट कर पाएँ तो उसकी लिक्विडिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। जैसे अगर हमारे पास बैंक अकाउंट में कुछ धनराशि है, अकाउंट में तो है, लेकिन अगर हम उसको कैश में कन्वर्ट करेंगे तो हमें बैंक में जाना पड़ेगा, हम कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, ले आएंगे कैश। लेकिन अगर हमारे पास एक मकान है, वो भी हमारी संपत्ति है, भौतिक परिसंपत्ति, आज की क्लास में मैंने बताया अभी, उस मकान को हम कैश में कन्वर्ट करेंगे तो हमें बेचना पड़ेगा। तो आप देखेंगे बैंक से कैश निकालने की तुलना में मकान को बेच के कैश में कन्वर्ट करने में समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो हम टेक्निकली क्या बोलेंगे कि बैंक अकाउंट इज़ मोर लिक्विड देन ए प्रॉपर्टी। बैंक अकाउंट की तरलता भौतिक परिसंपत्ति की तुलना में अधिक होगी, तरलता ज़्यादा है बैंक अकाउंट की। अब ये अगर तरलता की परिभाषा आपने पढ़ी हुई हो कि किसी एसेट को कैश में कन्वर्ट करने में न्यूनतम हानि और न्यूनतम समय लगना चाहिए, उस आधार पर उसकी लिक्विडिटी निर्धारित होती है। जितना समय और हानि बढ़ती जाएगी, लिक्विडिटी घटती जाएगी। अब हम उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो तुरंत हमें समझ में आ जाएगा। देखें, बैंकों के पास समय जमा, मांग जमा, पहला मांग जमा लिखा है, दूसरा सावधिक जमा, तीसरा बचत जमा और चौथा करेंसी। अब हमें लिक्विडिटी में अरेंज करना है। तो आप बताएं, मैंने कहा था कैश में कन्वर्ट करना है, करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तो करेंसी खुद ही आएगा। भाई सर्वाधिक लिक्विड तो यही करेंसी होगा ना अल्टीमेटली, तो बाकी तीनों को भी तो करेंसी में ही कन्वर्ट करना। तो सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन सा है? करेंसी। हमें घटते हुए क्रम में जमाना है, तो सबसे पहले करेंसी आना चाहिए, यानी 4। अब आप देखें 4 वाले ऑप्शन, ये या तो बी है या फिर डी, इन दोनों में पहला 4 लिखा हुआ है। नेक्स्ट, फिर हमसे पूछा है कि बाकी तीनों को भी अरेंज करें। अब देखिए, आप लोग अगर इसमें कुछ लोग एलिमिनेशन लगा लेंगे कि 4 के बाद कौन सा आएगा, यहीं पे आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर 4 के बाद 3 आया तो बी सही है, और 4 के बाद 1 आया तो फिर डी सही है, बाकी पढ़ना ही नहीं। कर सकते हैं आप ऐसा, एग्ज़ाम में कर सकते हैं, समय बचाने के लिए मना नहीं करूँगा। लेकिन चूंकि अभी अभ्यास कर रहे हैं तो अभ्यास में चारों को पढ़ ले कि बाकी दोनों थे क्या, वो भी आपको पता होना चाहिए। और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन हल करते समय जो गलत है वो क्यों गलत है, अगर ये भी पता हो, क्या पता वही गलत स्टेटमेंट भविष्य में एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ जाए सही के रूप में। क्लियर हो रहा है? तो देखें इसको, तो पहला तो 4 आएगा, ये तो क्लियर हो गया। अब है डिमांड डिपॉजिट, फिर है सेविंग डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। अब आप देखें डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट का एग्जांपल लेते हैं करंट अकाउंट। तो आप देखें करंट अकाउंट से आपको पैसा निकालना है और एफडी के अकाउंट में से पैसा निकालना है जो फिक्स डिपॉजिट आपने कराया। तो डिमांड डिपॉजिट यानी करंट अकाउंट से पैसा निकालना ज़्यादा आसान है, कम समय में निकल जाएगा और ज़्यादा बार निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस ज़्यादा कर सकते हैं। करंट अकाउंट की तो विशेषता यही होती है, आप नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। जबकि फिक्स डिपॉजिट में से अगर आप अमाउंट निकालेंगे तो बैंक वहाँ कुछ पेनल्टी लगा देगा, क्योंकि आप टाइम से पहले अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट इन दोनों से ज़्यादा तरल है, तो 4 के बाद 1 आना चाहिए, 4 और उसके बाद फिर 1, यानी सबसे ज़्यादा तरलता 4, फिर उसके बाद 1। अब उसके बाद देखें हमारे पास ऑप्शन क्या बचे, अब टाइम डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट। आप सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं और आप
एफडी में से निकाल रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे सेविंग अकाउंट में से विड्रॉ करना ज़्यादा आसान है। बैंक में गए तो निकाल लिया, आपने फॉर्म भर के दिया, और मेरे ख्याल से तो बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं, आप एटीएम से निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एफडी टाइम डिपॉजिट में से निकालना हो तो बैंक में ही जाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, फॉर्म भर के देना है कि मुझे अपनी एफडी ब्रेक करनी है। वहाँ पे बैंक आपसे साइन कराएगा कि इसमें फिर पेनल्टी लग सकती है, आप कहेंगे कोई बात नहीं, मुझे एफडी ब्रेक करनी है। लेकिन सेविंग अकाउंट में ये सब फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, आप डायरेक्ट एटीएम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट की ट्रांजैक्शन इस एफडी की तुलना में ज़्यादा आसान है, कम समय लगेगा, कोई हानि भी नहीं हो रही है। तो 4, 1 और अब आएगा क्या 3, अब जो लास्ट में बचा वो 2। इस प्रकार आप देखेंगे ये तरलता का घटता हुआ क्रम बन जाता है। अब हम ढूंढ सकते हैं आंसर क्या है। तो 4, 1, 3 और 2, ये इसका डी आंसर आ जाएगा, तरलता का घटता हुआ क्रम। मैं फिर से कह रहा हूँ, आंसर आप यहीं पे ख़त्म भी कर सकते थे कि 4 के बाद जैसे ही आपको पता चला 1 आएगा तो आप कह देते सर अब तो पता लग गया डी आएगा। बिल्कुल कर सकते हैं, एग्ज़ाम में करें, आप करना चाहते हैं ऐसे करें अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो। लेकिन मैं ये कहूँगा अभ्यास करते समय शॉर्टकट ना अपनाएं। बाकी दोनों कथन भी जान लीजिए ना, नुकसान क्या है, पढ़ाई कर रहे हैं, नुकसान नहीं है, इसलिए उनको अभी प्रैक्टिस में छोड़ना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है प्रैक्टिस के दौरान कुछ लोग ये गलतियाँ कर देते हैं कि आंसर मिल गया उसको छोड़ देते हैं। तो तब तक ना छोड़ें जब तक आपको पूरा भरोसा या आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है, तो कौन से मामलों में नियंत्रित करता है ये इसमें पूछा गया। अब देखिए मामले तो इसमें बहुत हो सकते हैं, लेकिन अगर हम जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं तो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित जो बातें करता है, तो आरबीआई बैंकों का बैंकर है, बैंकों का बैंक आरबीआई है। इसी प्रकार आरबीआई उनसे सीआरआर और एसआरआर के माध्यम से रिजर्व करवाता है, वो उनका नियमन का एक तरीका है। ये भी आरबीआई का एक तरीका है ताकि वो बैंकों का नियमन कर सके। और आपने पढ़ा हुआ होगा एनपीए वाला टॉपिक, अगर आपने पढ़ा हो तो वहाँ पर एक कभी कभी आरबीआई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ले लेता है, यानी त्वरित कार्रवाई कर देता है बैंकों पर यदि एनपीए बहुत ज़्यादा हो। तो उस स्थिति में भी आरबीआई बैंकों से कहता है कि आप हमसे पूछे बिना ब्रांच ओपन नहीं कर सकते, हमसे पूछे बिना आप कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर सकते। ऐसा उसमें पीसीए में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में आरबीआई एक्शन ले लेता है। उसके अलावा आरबीआई देखेगा कि बैंकों की बैलेंस शीट किस स्थिति की है। बैलेंस शीट मतलब लायबिलिटी और एसेट्स की सिचुएशन क्या है, ताकि आरबीआई को समय समय पर जानकारी मिलती रहे कि कहीं बैंक दिवालिया होने के कगार पर तो नहीं जा रहे हैं। क्योंकि आरबीआई का अंतिम उद्देश्य है ग्राहकों के या उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना। तो विभिन्न तरीकों से आरबीआई बैंकों का नियमन कर रहा है, उसके पास बहुत सारे टूल्स या अस्त्र हैं। अब हमारे ऑप्शन में जो लिखे हुए हैं उनको हम देख लेते हैं कि हमारा दायरा किस तरफ जाए। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, तो एक बार हम क्वेश्चन देखिए। तो कौन से मामलों में आरबीआई नियंत्रित करता है बैंकों को? पहला, परिसंपत्तियों की तरलता, इंग्लिश में लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स। अब मैंने कहा ना बैलेंस शीट देखता है, तो बैलेंस शीट में आरबीआई क्या चाहेगा कि बैंकों की एसेट जितनी ज़्यादा हाई क्वालिटी की हो और लिक्विड भी होनी चाहिए, ताकि आपातकालीन परिस्थिति से निपटा जा सके। तो समय समय पर आरबीआई बैंकों की बैलेंस शीट का ऑडिट करता रहता है, तो पहला वाला ठीक है। दूसरा, शाखा विस्तार, ब्रांच, अगर आरबीआई कोई बैंक, वाणिज्यिक बैंक अपनी ब्रांच को और नंबर ऑफ ब्रांचेज बढ़ा रहा है तो आरबीआई को उसकी जानकारी होनी चाहिए। यदि आरबीआई को लगेगा कि इस क्षेत्र विशेष में ब्रांच खोलना ये रिस्की है या इससे कोई नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, तो आरबीआई उस पर एनओसी नहीं देगा। यानी बिना आरबीआई की अनुमति के ब्रांच ओपन नहीं हो सकती। सामान्य परिस्थितियों में अनुमति मिल ही जाती है, लेकिन आरबीआई को सूचना देना अनिवार्य है। कोई विशेष आरबीआई को लगेगा कि नेगेटिव इफेक्ट का चांस है तो वहाँ पे कैंसिल कर सकता है, लेकिन अनुमति तो लेनी पड़ती है। तो शाखा विस्तार ये भी ठीक है, आरबीआई नियंत्रित कर रहा है। जब शाखा विस्तार है तो फिर शाखा का समापन, बैंकों का समापन, ये भी तो आरबीआई ही करेगा। भाई कोई बैंक बंद हो गया या बैंक की कोई ब्रांच बंद हो जाए, आरबीआई को पता ही ना हो,
तो उस बैंक में या उस ब्रांच में जिन ग्राहकों ने अकाउंट खुलवाया हुआ है उनके मनी का क्या हुआ, उनके अकाउंट का उनकी धनराशि क्या वो समाप्त हो गई, क्या उसका कोई केयर टेकर नहीं हुआ। तो यहाँ पर नियामक की भूमिका जब आरबीआई निभा रहा है तो आरबीआई की जिम्मेदारी है कि कोई बैंक समाप्त हो गया, या इंग्लिश में वाइंडिंग अप ऑफ बैंक, बैंक ही समाप्त कर दिया गया, तो उस बैंक में ग्राहकों के पैसे का जमा राशि का क्या हुआ, ग्राहकों को पैसा मिला या नहीं मिला, किसी का कोई अहित तो नहीं हुआ, ये सब देख रेख की जिम्मेदारी भी आरबीआई की है। तो बिना आरबीआई की अनुमति के, आरबीआई के बिना देख रेख के वाइंडिंग अप नहीं हो सकता, बैंक का वाइंड अप नहीं कर सकते हम, तो ये भी आरबीआई के कंट्रोल में चलेगा। तीसरा एक मैं छोड़ गया, बैंकों का विलय, मर्जर ऑफ बैंक्स। आजकल आप न्यूज़ में पढ़ ही रहे हैं, एसबीआई में उसके 5 सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक विलय कर दिया गया, और विलय की पूरी प्रक्रिया आरबीआई की देखरेख में होती है। देखिए, आप इस पूरे क्वेश्चन को इस छोटी सी एक लाइन से हल कर सकते हैं कि आरबीआई उपभोक्ता या ग्राहकों के हितों की सुरक्षा करता है। तो कोई भी ऐसा कार्य या ऐसी गतिविधि, घटनाक्रम जिससे ग्राहकों का हित प्रभावित हो सकता है, वो बिना आरबीआई की देखरेख के पूरा हो ही नहीं पाएगा। आरबीआई की मंजूरी उसमें चाहिए, चाहे वो सामान्य स्थितियों में मंजूरी दे ही देता हो, लेकिन उसको उसकी नज़र में आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि हाँ, देश में बैंकों में ये सब हुआ है, ताकि ग्राहकों के प्रति जो आरबीआई का काम है वो पूरा हो सके और ग्राहकों का वित्तीय व्यवस्था पर भरोसा कायम रह सके। और आप लोग जानते होंगे, फाइनेंशियल सिस्टम में विश्वास और भरोसे का बहुत बड़ा रोल होता है, उसी भरोसे पर चलती है। जैसे फिड्यूसरी मनी बोलते हैं, विश्वास आधारित मुद्रा, 500 रुपये का नोट विश्वास आधारित मुद्रा या फिड्यूसरी मनी भी है। उसमें जो आरबीआई के गवर्नर ने वचन दिया हुआ है, हम उस वचन पर भरोसा कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम में केंद्रीय बैंक की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है हमेशा। तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो यहाँ चारों सही हैं, तो फिर 1 2 3 4 ये 2013 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अब। देखें, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित क्या है हमें अभी पता नहीं चला, तो 3 कथन पढ़ने से पहले नीचे क्वेश्चन पढ़ते हैं। उपयुक्त में से किन को भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों में से कदमों के रूप में माना जा सकता है? वित्तीय समावेशन। अब हम कथन पढ़ने की बजाय पहले वित्तीय समावेशन पे विचार कर लेते हैं। तो वित्तीय समावेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर शब्द है, मेरे ख्याल से आप सभी लोग इससे परिचित हैं। अधिकांश जनसंख्या को या वंचित वर्ग को प्रचलित वित्तीय व्यवस्था में जोड़ने की प्रक्रिया वित्तीय समावेशन कहलाती है। दूसरे शब्दों में, समाज का वह वर्ग जो प्रचलित वित्तीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं है या उससे वंचित है, उसको भी अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में जोड़ना वित्तीय समावेशन कहलाता है। वित्तीय समावेशन क्यों करना है? ताकि हम संसाधनों को गतिशील कर सकें, ताकि हम स्थिर बचत को निवेश में कन्वर्ट कर सकें, ताकि हम उत्पादन और रोजगार के नए अवसर क्रिएट कर सकें, और अंतिम रूप से देखें तो आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दे सकें। वित्तीय समावेशन से ग्राहकों को भी लाभ होता है। आपने पढ़ा होगा कि कोई ग्राहक जो बैंक में अकाउंट खुलवा रहा है उसको भी लाभ है, उसकी बचत बढ़ सकती है, बचत करने की आदत, उसको ब्याज मिलेगा। बैंकों को या वित्तीय संस्थाओं को लाभ है, उनकी साख सर्जन की क्षमता बढ़ जाएगी। वित्तीय समावेशन से सरकार को लाभ क्या है कि सरकार डीबीटी के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थी को पहुंचा सकती है, जो आज के समय में आप देख रहे हैं। और इकोनॉमी को बहुत सारे लाभ हैं कि संसाधन गतिशील हो जाएंगे, उत्पादन बढ़ने लगेगा और आर्थिक समृद्धि दर और बढ़ जाएगी। मैंने संक्षेप में जस्ट लाभ बताए। वित्तीय समावेशन कैसे बढ़ाया जाए? तो सरकार की योजनाएं तो हैं, जनधन योजना वगैरह, लेकिन कौन सी संस्थाओं की भूमिका होगी? तो विभिन्न प्रकार के बैंक्स वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में सहयोगी है। विभिन्न बैंक, मैंने जब शब्द बोल दिया तो इसमें वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब शामिल है, बैंकिंग संस्थाएं। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस, ये भी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में उपयोगी है। नेक्स्ट, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये भी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती हैं। उसके अलावा आपने शब्द सुना होगा बैंक साथी,
बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट। तो इस प्रकार से वित्तीय समावेशन के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं। कहाँ वित्तीय समावेशन अभी भी नहीं है? तो भारत के ग्रामीण क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट में वित्तीय समावेशन अभी भी बहुत उसमें सुधार या उसमें काम करना बाकी है। कहा जाता है कि अभी भी भारत की लगभग 40% जनसंख्या या उससे अधिक वित्तीय सुविधाओं से वंचित है। उनका बैंक में अकाउंट नहीं है, या उनको पता ही नहीं है कि बैंक में अकाउंट खुलवाने का फ़ायदा क्या है, कैसे खुलता है, वगैरह वगैरह। तो वित्तीय समावेशन की जानकारी हमने एक संक्षेप में ले ली। अब हम उस क्वेश्चन को वापस से पढ़ें तो आंसर आपको समझ में आने लगेगा कि वित्तीय समावेशन, इनमें से कौन से कदमों से वित्तीय समावेशन बढ़ सकता है, ये पूछा गया। पहला, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। देखिए, आपको पता होगा कि 1969 में 14 बैंकों का और 1980 में फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण तात्कालिक प्रधानमंत्री मिसेज इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। तो राष्ट्रीयकरण का मतलब था कि अब उन बैंकों में सरकार ने अपनी पूंजी लगा दी थी, निवेश कर दी थी, निजी क्षेत्र की पूंजी को वहाँ से हटा दिया गया। चूँकि जब सरकार पूंजी निवेश करेगी तो सरकार उस पूंजी के माध्यम से अधिकांश जनसंख्या तक उस पूंजी का लाभ पहुँचाने का प्रयास करेगी। दूसरे शब्दों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंक खुलें, ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या को भी बैंकिंग प्रक्रिया का लाभ मिले, यही बैंकिंग राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य था। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, इससे वित्तीय समावेशन बढ़ेगा। दूसरा, आरआरबी का गठन, बिल्कुल ग्रामीण बैंकों का गठन, ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन। तीसरा, बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को अपनाना। आप समझ गए होंगे, बैंक शाखा ने गांव को अडॉप्ट कर लिया, अर्थात किसी अमुक गांव में कोई भी नागरिक बैंकिंग सुविधाओं से वंचित ना रहे, ये अब उस बैंक की जिम्मेदारी होगी, उस शाखा की जिम्मेदारी हो गई, उन्होंने अपना लिया। तो ये भी वित्तीय समावेशन बढ़ा देगा। और तीनों कथन यहाँ पे सही। तो बहुत आसान क्वेश्चन मान रहा हूँ मैं, ये यूपीएससी ने 2010 में पूछा है, क्योंकि वित्तीय समावेशन आज के समय में बहुत ही कॉमन शब्द हो गया। इसके बिना तो फिर इकोनॉमी को पढ़ना और मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक बार। लिखा है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक निम्नलिखित में से किसी एक के साथ बढ़ता है। अब मुद्रा गुणक क्या है? मनी मल्टीप्लायर इंग्लिश वर्ड है। अब देखें जरा मनी मल्टीप्लायर कैसे बढ़ता है। तो हम पहले मनी मल्टीप्लायर के बारे में सोच लेते हैं, फिर ऑप्शन को देखेंगे। मुद्रा गुणक या मनी मल्टीप्लायर, मुझे लगता है मुद्रा गुणक को आप समझेंगे उससे पहले अगर आपको मुद्रा आपूर्ति शब्द पता हो तो मुद्रा गुणक तुरंत समझ में आ जाएगा। मुद्रा गुणक मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई और उच्च शक्ति मुद्रा हाई पावर मनी का अनुपात है। इन दोनों का अनुपात मुद्रा गुणक कहलाता है। मुद्रा आपूर्ति के बारे में जो परिभाषा दी जाती है कि किसी एक समय बिंदु पर जनता के पास उपलब्ध मुद्रा का कुल स्टॉक मुद्रा आपूर्ति कहलाता है। किसके पास? जनता। और जो जनता शब्द है इसमें केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई और भारत सरकार शामिल नहीं है। आरबीआई और सरकार को छोड़कर अन्य सभी जितनी वित्तीय संस्थाएं हैं और हम नागरिक सब लोग हम शामिल हैं। तो जनता के पास जितनी किसी समय बिंदु पर मुद्रा उपलब्ध है वो मुद्रा आपूर्ति कहलाता है। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि मुद्रा आपूर्ति, इसकी 4 पॉपुलर अवधारणा हैं जिनमें नाम आपने सुने होंगे, ये M1, M2, M3, M4 और इसमें से जो तीसरी है ये M3, इसे व्यापक मुद्रा कहते हैं। इनके फॉर्मूले होते हैं, अब उतना हम विस्तार से बात नहीं करेंगे। M3 और जो उच्च शक्ति मुद्रा है हाई पावर मनी, तो हाई पावर मनी में अगर सरकार और केंद्रीय बैंक को भी शामिल कर लिया जाए, जनता के अलावा सरकार और केंद्रीय बैंक को भी शामिल कर लिया जाए तो फिर हाई पावर मनी बन जाता है या उच्च शक्ति मुद्रा बन जाएगी। देखने से लगता है इसका मतलब हाई पावर मनी मुद्रा आपूर्ति से ज़्यादा हो गया। भाई मुद्रा आपूर्ति में केवल जनता के पास मुद्रा और उच्च शक्ति मुद्रा में जनता प्लस आरबीआई प्लस सरकार तीनों के पास मुद्रा, तो ऐसा लगता है कि उच्च शक्ति मुद्रा अधिक होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। कारण क्या है? क्योंकि मुद्रा आपूर्ति में जो बैंकों के पास मुद्रा होती है वो बैंक उस मुद्रा को आगे साख सृजन के माध्यम से
कई गुना नंबर बढ़ा लेते हैं उसका। साक्षरजन बैंकों का एक, आप कह सकते हैं कि बैंकों की ऐसी गतिविधि है जिससे बैंक इनकम जनरेट करते हैं। तो मुद्रा आपूर्ति का मान उच्च शक्ति मुद्रा से अधिक होता है। उच्च शक्ति मुद्रा क्या है? अर्थव्यवस्था में जितनी टोटल मुद्रा उपलब्ध है, जो भी आरबीआई का मौद्रिक दायित्व है, जो आरबीआई ने इश्यू की है, चाहे फिर वो 2 रुपये का नोट हो या 500 रुपये का, सारा मौद्रिक दायित्व का टोटल कर दिया जाए तो वो उच्च शक्ति मुद्रा है। और मुद्रा आपूर्ति जनता के पास उपलब्ध मुद्रा की मात्रा है। अगर आप साख सृजन कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो आपको समझने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा कि मुद्रा आपूर्ति का मान उच्च शक्ति मुद्रा से अधिक होगा, और इसीलिए मुद्रा गुणक का मान 1 से ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे हमसे पूछा गया है कि मुद्रा गुणक कैसे कैसे बढ़ेगा, जो हमारा क्वेश्चन था, मैं एक बार आपको क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूँ। क्वेश्चन था मुद्रा गुणक निम्नलिखित में से किसी एक के साथ बढ़ता है। तो इनको पढ़ने से पहले हम सोच लेते हैं कि मुद्रा गुणक कैसे बढ़ेगा। कब बढ़ेगा मुद्रा गुणक? जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाए। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, M3/H, अगर M3 की वैल्यू बढ़ती जाए तो मुद्रा गुणक बढ़ जाएगा। M3 क्या है? जनता के पास उपलब्ध मुद्रा। जनता में कौन? सभी नागरिक, सभी वित्तीय संस्थाएं, आरबीआई और सरकार नहीं। अब आप ये बताइए कि अगर हम लोग ज़्यादा बचत करें, ज़्यादा आय अर्जित करें, बैंक में उसे जमा कर दें, बैंक साक्षरजन करेगा तो बैंक 500 से 5000 बना लेगा, 50,000 बना रहा है, तो जैसे जैसे बैंकों के पास जमा ज़्यादा आएगी, बैंकों की साक्षरजन क्षमता बढ़ेगी और मुद्रा आपूर्ति का मान बढ़ता जाएगा। क्लियर हो रहा है? अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, उस क्वेश्चन को हल करने में दिक्कत नहीं आएगी। अन्यथा ये मुश्किल क्वेश्चन था। आप देखें 2019 में पूछा गया है, मुश्किल क्वेश्चन था ये। मुश्किल इसीलिए था क्योंकि मुद्रा गुणक को समझने से पहले मुद्रा आपूर्ति कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अधिकांश स्टूडेंट को डाउट रहता है कि मुद्रा आपूर्ति में उच्च शक्ति मुद्रा से ज़्यादा कैसे हो सकती है, क्योंकि साक्षरजन करता है बैंक। तो देखें यहाँ पर क्या लिखा है, मुद्रा गुणक कैसे बढ़ेगा। पहला पॉइंट ये है CRR, यहाँ लिखा है कैश रिजर्व रेशियो इंग्लिश में। CRR को बढ़ा दिया जाए। अब सोचें आप, यदि CRR को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब तो है कि बैंक ज़्यादा कैश रिजर्व करेंगे आरबीआई के पास, और बैंक अगर आरबीआई को दे देंगे तो जनता के पास मुद्रा घट जाएगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? बैंक शब्द शामिल था ना जनता में। जब CRR ही बढ़ा दिया तो जनता के पास मुद्रा घट गई, और जनता के पास मुद्रा घटने का मतलब फिर M3 का मान घट गया। और मैंने अभी यहाँ पे लिखा था दूसरी स्लाइड में कि M3/H, M3 तो बढ़ना चाहिए, पहले वाले पॉइंट से M3 घट गया, तो ये गलत हो गया। दूसरा, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, अर्थात हम लोग ज़्यादा बैंकिंग करें, ज़्यादा बैंक में डिपॉजिट करें, घर पे बचत कम रखें। हम ज़्यादा बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक की साक्षरजन क्षमता बढ़ जाएगी। बैंक साक्षरजन करेगा अर्थात M3 का मान बढ़ता जाएगा, नागरिकों के बीच मुद्रा और ज़्यादा बढ़ेगी, तो M3 बढ़ना मुद्रा गुणक बढ़ा देगा। ये सही है। तीसरा कथन, SLR सांविधिक नकदी अनुपात, इसमें वृद्धि। अब फिर से सोचें, जब CRR आपको पता लग गया तो SLR वाला और आसान है। SLR बढ़ाने का मतलब क्या है कि बैंक को रिजर्व ज़्यादा करना पड़ेगा, और बैंक अगर रिजर्व ज़्यादा करेगा तो बैंक की साक्षरजन क्षमता घट जाएगी, तो वो तो फिर M3 के मान को घटाएगा, तो ये भी गलत हो गया। देखिए आंसर मेरा पूरा हो चुका है B ऑप्शन पे ही, लेकिन मैं साथ साथ ये बता रहा हूँ कि बाकी ऑप्शन गलत क्यों है, जो मेरा उद्देश्य है इस पूरे प्रोग्राम के माध्यम से। चौथा लिखा है देश की जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। जनसंख्या बढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उनके पास मुद्रा भी होगी, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। तो हमसे पूछा था कि मुद्रा गुणक कैसे बढ़ेगा। मुद्रा गुणक बढ़ेगा अगर M3 की वैल्यू बढ़े। M3 कब बढ़ेगा? जब जनता के पास मुद्रा बढ़े। जनता में बैंक भी शामिल है। तो अगर लोग बैंकिंग आदतें ज़्यादा करेंगे तो बैंकों के पास ज़्यादा धन आएगा, उनकी साक्षरजन क्षमता बढ़ जाएगी, वो 500 से 5000 फिर 50,000 रुपये तक बना पाएंगे। परिणाम स्वरूप मुद्रा गुणक बढ़ता जाएगा। और यही कारण है कि सरकार और आरबीआई चाहते हैं कि लोगों की बैंकिंग आदतें बढ़ें,
ताकि नए नोट छापने की आवश्यकता कम हो और मुद्रा आपूर्ति का मान बढ़ता जाए। समझ पाए आप लोग? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और मैं मानता हूँ कि ये देखने में छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ट्रिकी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये 2019 लेटेस्ट क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं। यहाँ लिखा है शाखा रहित क्षेत्रों में व्यावसायिक संवाददाताओं। व्यावसायिक संवाददाता शब्द यूज किया गया और ये इंग्लिश वर्ड है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। हिंदी में नाम था इसका बैंक साथी। की सेवाओं द्वारा लाभार्थियों को कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती। तो अगर पूरे इन 3 लाइन के स्टेटमेंट को छोटा सा बोले तो बैंक साथी से क्या फ़ायदा है। अब देखिए बैंक साथी के ये 2 स्टेटमेंट पढ़ें और फिर नीचे ऑप्शन पढ़ने से पहले हम सोच लेते हैं। हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा टीवी में, आप लोगों ने भी, आजकल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में आता है कि पहले डाकिया डाक लाता था, अब डाकिया बैंक लाता है, यानी बैंकिंग सुविधाएं। ऐसे ही जैसे आजकल डाकिए के बारे में बोला जा रहा है, ऐसे ही बैंक साथी होता है। बैंक का एक प्रतिनिधि जिसको बैंक ने अनुमति दी है, वो बैंक के प्रतिनिधि के रूप में गांव-गांव में जाएगा, लोगों को बोलेगा मैं बैंक से आया हूँ, आपको जो सुविधा मुझसे चाहिए वो ले सकते हो। जैसे कौन कौन सी सुविधाएं? मूलतः 2 सुविधाएं कि आपको कुछ जमा कराना है तो आप मुझे दीजिए, मैं जमा कर दूंगा और आपको उसी की रसीद तुरंत दे देगा वो, और जाके फिर वो गांव से पैसा इकट्ठा करके बैंक में जमा कर देता है। ऐसे ही अगर नागरिकों को गांव में उन्होंने कहा कि हमें पैसा विड्रॉ करना है, निकालना है, तो उनको विड्रॉ की सुविधा भी दे देता है और बाद में फिर बैंक में जाके वो सारी डिटेल एंट्री कर देगा, उनके अकाउंट में सारी एंट्रीज हो जाएंगी। तो जमा और पैसा निकालना दोनों सुविधाएं। यदि कोई कहता है कि मुझे लोन लेना है तो उनकी लोन की प्रोसेस बता देगा और जाके उनको बैंक में बताएगा कि हाँ भाई किसी को लोन लेना है तो आगे क्या करना चाहिए। यानी वो एक मीडिएटर का काम कर रहा है, सामान्य भाषा में हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, उसको बैंक से ऐसा करने के लिए कहा गया, उसको बैंक से इसके लिए कुछ आय प्राप्त होती, तो वो व्यक्ति यहाँ बैंक साथी का काम कर रहा है। और अगर आप पूरा इस 2 लाइन के स्टेटमेंट को समझ पाए हो तो इसका लाभ क्या है? इसका लाभ है वित्तीय समावेशन बढ़ेगा। गांव के लोगों को गांव में ही रह करके बैंकिंग सुविधाएं मिल पाएंगी, उनको खुद को बैंक में नहीं जाना पड़ेगा। बैंक साथी वित्तीय समावेशन बढ़ा पाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि बैंक साथी से क्या सुविधा मिल रही। पहला, यह लाभार्थियों को अपने गांव में अपने सहाय और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने योग्य बनाती। इट इनेबल्स द बेनिफिशरीज टू ड्रॉ देयर सब्सिडीज। विड्रॉ कर सकते हैं। आपको सरकार ने कोई सब्सिडी भेजी है तो आप गांव में ही विड्रॉ कर सकते हैं। एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इन देयर विलेजेस। सरकार ने अभी योजना शुरू करी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, और नागरिकों के खाते में कुछ धनराशि ट्रांसफ़र कर दी, और भी बहुत सारी योजनाएं चलती रहती हैं। तो सरकार ने अगर पैसा ट्रांसफ़र किया तो उसके लिए विलेज के गांव के व्यक्ति को बैंक में जाना नहीं पड़ेगा, बैंक साथी गांव में आएगा, उनको उनकी सब्सिडी दे देगा। तो ये सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा, यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को धनराशि जमा करने और आहरण करने, ये तो एकदम ठीक है, ये तो मैंने बताया आपको क्लियर एकदम, पहला काम ही उसका यही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, तो 1 और 2 दोनों आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, 2014 में पूछा है। क्वेश्चन आसान इसलिए क्योंकि ये आए दिन चर्चा में चलता रहता है। उस समय ज़्यादा चर्चा में था क्योंकि जनधन योजना और फिर उससे पहले जो स्वाभिमान योजना यूपीए गवर्नमेंट की चल रही थी, उस वजह से ही चर्चा में रहा था। जनधन योजना में भी इसका बहुत प्रयोग किया गया ताकि वित्तीय समावेशन और बढ़ावा दिया जा सके। एक और हम क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोक लोभावन ऋण, इंग्लिश वर्ड है टीजर लोन, क्यों कर आर्थिक चिंता का विषय है। क्यों आर्थिक चिंता का विषय, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो टीजर लोन क्यों आर्थिक चिंता का विषय, इंग्लिश में देखें, वाई इज द ऑफरिंग ऑफ टीजर लोन बाय द कमर्शियल बैंक्स ए कॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न। अब ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगा तब तक जब तक हम कॉन्सेप्ट को दिमाग में ना ले आए। तो देखिए टीजर लोन, या इंग्लिश में हिंदी में वर्ड लिखा था लोक लोभावन ऋण। तो मैं तो इस शब्द को अगर आराम से पढ़ रहा हूँ तो मेरे ख्याल से शब्द में ही बहुत सारी बात क्लियर से दिखाई देती। बैंकों द्वारा दिया जाने वाला वह ऋण जो लोगों को लुभा रहा है, लोगों को आकर्षित कर रहा है, ग्राहकों को या उपभोक्ताओं को आकर्षित करे ऐसा ऋण।
अब आप बताइए लोग आकर्षित कब होंगे? जब उस ऋण पर जो ब्याज दर लगाई जा रही है वो ब्याज दर बहुत कम हो। सही है भाई, आप लोग लोन लेना चाह रहे हैं, मन तो नहीं है लेकिन फिर भी लालच आ रहा है कि ले लेते हैं बैंक से लोन। क्यों? क्योंकि आपको लगे अरे बहुत सस्ता मिल रहा, ले लीजिए। तो जब ब्याज दर बहुत कम हो, तो टीजर लोन या लोक लुभावन ऋण की परिभाषा, जब बैंक अपनी बेस रेट से भी कम रेट पर लोगों को ऋण देना प्रारंभ कर देते हैं तो वो टीजर लोन बन जाता है। क्वेश्चन बनता है बैंक ऐसा करते क्यों है? बैंक ऐसा दो कारणों से कर सकते हैं। एक तो बैंकों को लगेगा कि हम जब सस्ता ऋण देंगे, लोन सस्ता करेंगे, तो लोन लेने वाले ग्राहकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी अर्थात बैंक भविष्य में ज़्यादा लाभ कमा सकता है, उसका व्यापार विस्तृत हो जाएगा। और दूसरा कारण कि किसी क्षेत्र विशेष में अगर डिमांड कम हो या मंदी, आर्थिक मंदी की स्थिति हो, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, डिमांड कम, तो डिमांड को बढ़ावा देने के लिए उस क्षेत्र विशेष में टीजर लोन दे दिया जाए कि अगर किसी को होम लोन लेना है तो बहुत सस्ती रेट पर मिल रहा है। इससे क्या होगा? लोग लोन लेंगे, घरों की डिमांड बढ़ेगी और रियल एस्टेट में जो सप्लाई डिमांड का गैप है वो समाप्त होने लगेगा। तो किसी क्षेत्र विशेष में मंदी की समस्या को कम करने में ये टीजर लोन हेल्पफुल हो सकता है। बीच में न्यूज़ में आया था, एसबीआई ने ऐसा कहा था कि हमें टीजर लोन की अनुमति दी जाए, यद्यपि इसे आरबीआई ने मना कर दिया था कि हम टीजर लोन की अनुमति नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? टीजर लोन को सुनने से ही, नाम से समझ आ रहा है कि जब ब्याज दर बहुत कम होगी, ग्राहक तो बहुत आ जाएंगे लेकिन हो सकता है वो ग्राहक बाद में लोन चुका ही ना पाए, अर्थात इसका एक नेगेटिव पॉइंट बहुत क्लियर है कि एनपीए भविष्य में बढ़ सकता है, जो सबसे बड़ी इसकी समस्या है। तो टीजर लोन क्यों दिया जा रहा है? बैंक अपने लाभ के लिए दे रहा है या कभी कभी अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा नुकसान या रिस्क है कि एनपीए बढ़ सकता है और इसीलिए आरबीआई की अनुमति के बिना कोई बैंक टीजर लोन नहीं दे सकता। अब जो क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। तो टीजर लोन चिंता का विषय क्यों है, ये पूछा है। तो देखें, पहला, लोक लुभावन ऋण या टीजर लोन अधोमुख्य ऋणों यानी सब प्राइम लैंडिंग। आपने सुना होगा यूएस में क्राइसिस जो आया था उसको सब प्राइम लैंडिंग नाम दिया गया, क्योंकि जिस सिक्योरिटी के आधार पर लैंडिंग की गई उस सिक्योरिटी सेकंड क्लास या दोयम दर्जे की थी, उस सिक्योरिटी की वैल्यू कम थी, क्वालिटी ख़राब थी, इसीलिए उसको सब प्राइम लैंडिंग बोला गया था। तो लोक लुभावन ऋण सब प्राइम लैंडिंग के ही एक रूप समझे जाते हैं तथा बैंकों को यह जोखिम रहता है कि भविष्य में उनके ऋण चुकता ना हो। मैंने अभी उसे एनपीए बोला था, यहाँ पे इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, एनपीए बढ़ने के चांस है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, देश में लोक लुभावन ऋण या टीजर लोन मुख्यतः अनुभवहीन उद्यमियों को उत्पादन संबंधी अथवा निर्यात इकाइयां स्थापित करने के लिए दिए जाते हैं। अनुभवहीन को तो बैंक ऋण देगा ही नहीं। बैंक ऋण देगा तो उसके लिए पूरी उनकी योग्यताएं चेक करेगा, नियमों के हिसाब से जो होना चाहिए। अनुभवहीन के लिए लोक लुभावन ऋण नहीं बना है। बैंक कम ब्याज दर पर ऋण दे रहा है, लोक लुभावन ऋण, लेकिन उनको देना चाहेगा जिनसे उसे वसूली के चांस ज़्यादा हो, यद्यपि रिस्क बढ़ता जा रहा है बैंक का। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्लियर है कि वो गलत है, तो केवल एक यहाँ पे सही होना चाहिए और ये क्वेश्चन 2011 में यूपीएससी ने पूछा है। तो मेरे ख्याल से आप तरीका समझ पा रहे होंगे हम कैसे क्वेश्चन हल कर रहे हैं। देखिए, टेक्निकल सब्जेक्ट में फैक्ट्स याद करने से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है। कोई भी तथ्य नहीं यहाँ पर कि कब शुरू हुआ ये टीजर लोन, ऐसा कुछ कोई तथ्य काम नहीं आ रहा। किस गवर्नर ने टीजर लोन शुरू किया, ऐसा कुछ काम नहीं आता यहाँ पर। टेक्निकल सब्जेक्ट में आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और मेरा ये मानना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर ऑप्शन पढ़ने ही क्यों है, पहले कॉन्सेप्ट ही सोच लिया जाए। अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को पूरा विचार कर लिया, कॉन्सेप्ट के बारे में दिमाग में सारी बातें आ गई हैं, फिर उस क्वेश्चन को या उस स्टेटमेंट को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, भाषा मुश्किल नहीं लगेगी। सामान्यतः कभी कभी विद्यार्थी बोल देते हैं ऐसा कि सर यूपीएससी की भाषा, हिंदी में भाषा जो होती है वो क्लिष्ट होती है, जटिल होती है, उसका ट्रांसलेशन खराब होता है। हो सकता है थोड़ा बहुत ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता है वो और जटिलता हमको ज़्यादा फील होने लगती है क्योंकि हमारा प्रश्न को पढ़ने और उसको हल करने का तरीका ही ऐसा था। प्रश्न पढ़ा, फिर ऑप्शन पढ़ना शुरू कर दिया। अब 4 लाइन का कथन लिखा है, एक बार में समझ आएगा ही नहीं।
क्योंकि वो एक तो टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसके पीछे का बैकग्राउंड आपने सोचा नहीं, सीधा कथन पढ़ लिया तो और जटिल बढ़ जाएगा। अब देखिए अधोमुख्य ऋण, तो इसको आपने पढ़ा, फिर दूसरी बार फिर पढ़ना पड़ेगा। और सब प्राइम लैंडिंग पढ़ा हमने एक बार में, समझ भी आ गया, और चूंकि कॉन्सेप्ट पर हमने विचार कर लिया था तो और आसान लगने लगा। तो जो हमने ये प्रोग्राम संस्कृति इसके द्वारा शुरू किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप प्रश्नों को हल करें, लेकिन थोड़ा सा उसमें हमारे तरीके को अपना लें। उस तरीके के माध्यम से अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो प्रश्नों को हल करने की गति है वो तो बढ़ेगी, साथ ही एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। और टेक्निकल सब्जेक्ट में एक्यूरेसी आपके कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करती है, तथ्यों की भूमिका यहाँ पर बहुत कम हो जाती है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ आई होगी। इसी सीरीज़ को जारी रखते हुए नेक्स्ट वीडियो में बैंकिंग से संबंधित कुछ और प्रश्नों पर बात करेंगे। और तब तक आप बैंकिंग के पूरे अपने नोट्स और अपनी बुक्स जो भी आप जहाँ से भी अध्ययन कर रहे हैं उसको पढ़ लें। और अधिक जानकारी के लिए आप संस्कृति इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें विस्तार से और जानकारी दी गई है। तो भविष्य में हम लोग फिर इसी सीरीज़ को जारी रखेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते रहिए और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखें। धन्यवाद।